धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या राजनीतिक छलावा, 12 घंटे में ही नए शिक्षा मंत्री यानी कोयला वाले प्रहलाद जोशी की घोषणा, वो भी पार्ट टाइम। युवाओं की अनसुनी चीख और मानसून सत्र के बैकडोर का कड़वा सच। और अंत में हम बात करने जा रहे हैं, क्या सोच रही है सीजेपी, अगला विकेट आखिर किस मंत्री का होने जा रहा है। क्या देश के करोड़ों परीक्षार्थियों के भविष्य से जुड़ा शिक्षा मंत्रालय अब सिर्फ एक पार्ट टाइम प्रभार बनकर रह गया है। जब नीट धांधली के खिलाफ दिल्ली का जंतर मंतर युवाओं के आक्रोश से उबल रहा था, तब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या वास्तव में नैतिक जवाबदेही थी, या फिर मानसून सत्र के दौरान देश का राजनीतिक नक्शा बदलने वाले सबसे विवादित विधेयकों से जनता का ध्यान भटकाने का एक सोचा समझा पैंतरा था। जब युवा पटना के खान सर या लद्दाख के सोनम वांगचुक जैसे दूरदर्शी शिक्षाविदों को सत्ता के केंद्र में देखना चाहते थे, तब सरकार ने संविधान का रास्ता होने के बावजूद भी किसी विशेषज्ञ को क्यों मौका नहीं दिया। इस विशेष विश्लेषणात्मक रिपोर्ट को जरूर देखिए। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी का पूरा कच्चा चिट्ठा, युवाओं की उपेक्षित मांगे और 850 लोकसभा सीटों वाले परिसीमन विधेयक के पीछे की वह खामोश बिसात जिसने भारतीय राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजन न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर को पूरा देखें, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस खबर को शेयर करने की कोशिश भी जरूर करें। जंतर मंतर की गूंज और एक इस्तीफे का राजनीतिक सच आखिर क्या है। नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के आरोपों ने देश के शैक्षणिक ढांचे की नींव हिला दी थी। हफ्तों तक चले छात्र आंदोलन के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जैसे ही यह खबर आई, राष्ट्रपति भवन से एक और आदेश जारी हुआ। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री यानी प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। सरकार ने इसे एक त्वरित प्रशासनिक कदम बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि क्या 140 करोड़ की आबादी वाले देश में शिक्षा जैसे अति संवेदनशील विभाग को किसी पार्ट टाइम व्यवस्था के भरोसे छोड़ा जाना तर्कसंगत है। कौन है नए पार्ट टाइम शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी? जी हां, इसकी पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की कमान संभालने वाले प्रहलाद जोशी भाजपा के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी चेहरों में से एक हैं। मूल निवासी व पृष्ठभूमि की अगर बात कहें तो यह कर्नाटक के बीजापुर में जन्मे और हुबली धारवाड़ को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाने वाले जोशी ने 1983 में हुबली के श्री कदा सिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज से कला में स्नातक यानी बीए किया है। राजनीति में आने से पहले वे एक व्यवसायी थे। राजनीतिक सफर की अगर बात कहें तो वे धारवाड़ से लगातार 5 बार के लोकसभा सांसद हैं। 2012 से लेकर 2016 तक वे कर्नाटक प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूर्व अनुभव और वर्तमान प्रभार क्यों दिया आखिर सरकार ने? मोदी सरकार में वे वर्षों तक संसदीय कार्य मंत्री तथा कोयला व खान मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में उनके पास उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा जैसे 2 बड़े मंत्रालय पहले से हैं और अब शिक्षा का तीसरा प्रभार भी उनके कंधों पर रख दिया गया है। आपराधिक रिकॉर्ड की अगर इनकी बात कहें तो 2024 के चुनावी हलफनामे के अनुसार उन पर कोई भी गंभीर आपराधिक मामला या दोष सिद्धि दर्ज नहीं की गई है। लेकिन 1990 के दशक में हुबली ईदगाह मैदान आंदोलन के दौरान इनके साथ कुछ राजनीतिक विरोध इनको झेलना पड़ा था। प्रदर्शनों को छोड़ दें तो उनका संसदीय रिकॉर्ड पूरी तरह से बेदाग है। और अगर बात कहें खान सर और सोनम वांगचुक जैसी इनकी योग्यता का अनदेखा क्यों किया गया, इस फेरबदल ने कई ऐसे कड़वे सवाल खड़े कर दिए हैं जिन पर सरकार की चुप्पी चुभने वाली सी है। जन आकांक्षाओं की अनदेखी, सड़कों पर उतरे लाखों युवाओं और नागरिक समाज की स्पष्ट मांग थी कि शिक्षा मंत्रालय किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो परीक्षा तंत्र की जमीनी हकीकत समझता हो। चाहे वे युवाओं में लोकप्रिय खान सर यानी पटना वाले सर हो, या लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षाविद सोनम वांगचुक हो, या देश का कोई भी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक। लेकिन सरकार ने जनता की इस भावना को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। संविधान के अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 5 के अंतर्गत यह अधिकार देता है कि सरकार किसी भी गैर राजनीतिक विशेषज्ञ यानी प्रोफेसर, वैज्ञानिक आदि को सीधे 6 महीने के लिए कैबिनेट मंत्री बना सकती है, जैसे पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह या डॉक्टर एस जयशंकर के मामले में हुआ था। फिर भी किसी शिक्षाविद को सीधे कमान सौंपने का जोखिम सरकार ने आखिर क्यों नहीं उठाया? अकादमिक योग्यता पर भारी क्राइसिस मैनेजमेंट की बातें निकलकर सामने आ रही है। मंत्रालय में डॉक्टर एस जयशंकर पीएचडी होल्डर रहे हैं। अश्वनी वैष्णव की अगर बात कहें तो ये भी एमबीए किए हुए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात कहें तो एमडी थे और स्वयं बॉटनी के पूर्व प्रोफेसर व वर्तमान शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार पीएचडी होल्डर मौजूद है। इसके बावजूद 2 भारी भरकम मंत्रालयों का बोझ संभाल रहे बीए पास मंत्री को अतिरिक्त प्रभार देना यह साबित करता है कि सरकार के लिए शैक्षणिक सुधार से ज्यादा राजनीतिक संकट प्रबंधन मायने रखता है। मानसून सत्र का मास्टर स्ट्रोक या डायवर्जन का षड्यंत्र? जी हां, यह सवाल भी उठ रहा है। कहानी का सबसे रणनीतिक पहलू संसद के मानसून सत्र से जुड़ा हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का समय महज इत्तेफाक नहीं है। जिस समय देश का मीडिया और जनता इस इस्तीफे पर चर्चा कर रही थी, उसी समय सरकार बैकग्राउंड में कई दूरगामी और विवादित विधेयकों की पटकथा लिख रही थी। 850 लोकसभा सीटों वाली परिसीमन विधेयक संसद में मौजूद 543 सीटों की सीमा को बढ़ाकर 850 सीटें करने का संवैधानिक पैकेज चर्चा में लाया गया है, जिसे 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने का प्रस्ताव है। उत्तर दक्षिण का विभाजन किस प्रकार से देखा जा सकता है? 1971 के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आबादी बढ़ी, जबकि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण को सफलतापूर्वक लागू किया। यदि आबादी के आधार पर सीटें पुनर्गठित होती हैं तो उत्तरी राज्यों की सीटें बेतहाशा बढ़ेंगी और दक्षिण भारत का केंद्र की राजनीति में राजनीतिक प्रभाव काफी घट जाएगा। महिला आरक्षण और नारी सशक्तिकरण वाली बातें भी निकलकर सामने आ रही है। किस प्रकार से सरकार अपने जाल में पिरोने का प्रयास कर रही है? सरकार ने महिला आरक्षण में यह शर्त जोड़ रखी है कि यह परिसीमन के बाद ही लागू होगा। यानी विपक्ष के सामने यह स्थिति खड़ी की जा रही है कि अगर महिलाओं को 33% आरक्षण चाहिए तो आपको 850 सीटों वाला परिसीमन बिल स्वीकार करना ही होगा। अधिकारों के केंद्रीकरण वाले अन्य बिल भी निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी हंगामे के बीच यूजीसी और एआईसीटीई की स्वायत्तता खत्म कर एक सुपर रेगुलेटर बनाने वाला विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक और गैर सरकारी संगठनों पर लगाम कसने वाले बिलों को चुपचाप आगे बढ़ाने की जमीनी तैयारी की जा रही है। इस दौरान आपको बताएं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भले ही छात्रों के दबाव की जीत लगे, लेकिन प्रहलाद जोशी की अस्थायी नियुक्ति और मानसून सत्र का घटनाक्रम यह साफ करता है कि सरकार ने संकट को टालने के लिए एक प्रशासनिक पर्दा गिराया है। आने वाले दिनों में सरकार का अगला कदम एनटीए के पुनर्गठन और कड़े एंटी पेपर लीक नियमों को लाकर माहौल को शांत करने का प्रयास होगा। वहीं सीजेपी के फॉलोअर के सामने पेट्रोल डीजल में मिलावट बहुत बड़े मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है। क्या अगला विकेट इसी मंत्रालय से होने वाला है? लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी बना रहेगा कि क्या पार्ट टाइम व्यवस्था देश के करोड़ों युवाओं के मन में परीक्षा प्रणाली की शुचिता को वापस बहाल कर पाएगी, या फिर यह पूरी कसरत केवल परिसीमन जैसे बड़े राजनीतिक एजेंडे को साधने का एक जरिया बनकर ही रह जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में? कृपया कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं। मैं पुखराज सिंह, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।